हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है, राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 2008 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है 2024 के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो नीचे आप कॉमेंट जरूर करिए। आपका यथासंभव यथाशीघ्र आपका उत्तर दिया जाएगा और आपको संतुष्ट किया जाएगा। चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन के नियम को परिभाषित करना है, ओके। उसकी सीमाएं बतानी है, ओके। और इसी को क्या बोलेंगे कि भैया अथवा में यह क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि विलयनों के, कौन से विलयन, तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम की क्या करना है, परिभाषा देनी है और उसके व्यंजक को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और एक सीमा का क्या करना है भैया, उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन अथवा में इस तरह से आ सकता है कि राउल्ट के नियम को समझाइए। तो आप इस क्वेश्चन की शकल सूरत देखकर समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण। से पहले हम चर्चा करेंगे भाई राउल्ट का नियम क्या है। अच्छा सुनना मेरी बात को। राउल्ट ने जो अपना नियम बताया था उसने कहा कि अगर ये हमारा कोई क्या है, विलायक है। क्या है भैया, विलायक। अच्छा सुनना बात, क्या है, विलायक। मैं पूरा लिख के भी समझाऊंगा। अगर आप इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जब आप किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो आपका क्या बनेगा, तो बनेगा आपका विलयन। क्या बनेगा, आपका विलयन बनेगा। उन्होंने कहा हाँ भैया विलयन तो बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, विलयन। तो वो कहता है कि जो हमारा ये विलयन बना उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या कहता है, इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, तो ये होगा बराबर विलेय के मोल प्रभाव। यही राउल्ट का नियम। तो क्या बोला उसने कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं या अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अरे मैं इन सब पूर्व को लिखवाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, समझिए पहले अच्छे से। हाँ आगे क्या कह रहा है, ये तो हो गया इसका नियम, ठीक है। इसकी सीमाएं बतानी है। सीमाएं मतलब उसकी लिमिटेशन। चलो यहाँ पर सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं भैया, इसकी लिमिटेशन या सीमाएं क्या है। अगर हम इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करें कि भैया इसका सीमाएं कैसा होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात कि जो हमारा विलयन हो वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। मतलब तनु विलयनों के लिए यह केवल मान्य है, सांद्र विलयनों के लिए यह मान्य नहीं है। तो विलयन कैसा होना चाहिए, आपका तनु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू। दूसरी सीमा क्या है, तो भैया दूसरी इसकी बाउंडेशन है, दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि अणु जो है संगुणित या वियोजित ना हो। ना तो अणु जो है आपके, ना ही उनके मॉलिक्यूल ना तो आपके एसोसिएट हो और ना ही वो क्या हो, डिसोसिएट हो। तो देखो जब मिलाते समय अणु जो है हमारे कैसे ना हो, ना तो हमारे संगुणित हो और ना ही हमारे क्या हो, वियोजित हो। तो ना तो हमारे अणु संगुणित हो और ना ही हमारे अणु कैसे हो, वियोजित। तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ना तो संगुणन होना चाहिए ना वियोजन। तीसरी सीमा, अगर मैं तीसरी सीमा की बात करूं तो भैया तीसरी सीमा क्या होनी चाहिए, सोचो दिमाग लगाओ आप। तीसरी सीमा ये है कि भैया जो हमारा मिला रहे हैं ना वो अवाष्पशील विलेय होना चाहिए। यानी क्या है कि विलेय हमारा कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। जो हम मिला रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। उसके अलावा अगर हम कुछ और मिलाएंगे तो इसमें काम नहीं चलेगा। तो विलेय हमारा कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। चौथी सीमा बताओ। अरे 4 सीमाएं हैं, चौथी सीमा बताओ। चौथी सीमा क्या होगी, सोचो। चौथी सीमा का मतलब यह है कि भैया जो हमारा ये विलयन है ना, ये ना विद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए क्या है, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा विद्युत अपघट्यों के लिए काम नहीं करेगा या विद्युत अपघट्यों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, विद्युत अपघट्य के विलयनों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। यही था इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली चीज तो आपकी निपट गई। अब दूसरा चीज है कि विलयन के वाष्प दाब तथा विलेय के पदार्थ के अणुभार में संबंध बताइए। तो वो भी अपन बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो अब मैं आपको ये संबंध भी बता के दिखाता हूं। देखो
राउल्ट ने बोला था अपने को, क्या है भाई, राउल्ट ने अपने को बोला था कि जब हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होगा। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करना है। देखो हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, मैं भी पूरा लिखवाऊंगा अच्छी तरह से। राउल्ट क्या जानते हैं हम कि भैया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो चलो भाई लिख लेते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसा है और विलेय का मूल प्रभाज कैसा है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है आपका P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू विलेय का मूल प्रभाज। लिख लो विलेय का मोल फ्रैक्शन या मूल प्रभाज। ठीक है, समझ गए ना। अगर मैं बात करूं भाई विलेय की, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं विलेय के बारे में, ऐसे समझ लेते हैं कि भैया ये n जो है हमारा विलेय के मोलों की संख्या, क्या है, विलेय के मोलों की। अगर हम कैपिटल N देखें तो ये हमारा विलायक के मोल है। क्या है, विलायक के मोल। ये विलेय के मोल है, ये विलायक। अगर मैं बात करूं भैया विलेय का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हो जाएगा n/n+n। अब ये पूरी चीजें मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P माइनस PS और ये हो जाएगा आपका बटे P और ये हो जाएगा आपका छोटा n अपॉन बड़ा n प्लस छोटा n। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई साहब कि अपने को क्या निकालना है, अपने को रिलेशन निकालना है वाष्प दाब और जो है विलेय के पदार्थ के अणुभार में। देखो अगर हम देखते हैं कि भाई विलेय जो है, विलेय आपका बहुत छोटा मिला रहता है विलायक की तुलना में। तो अगर मैं बात करूं तो विलेय का जो आपका मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलेय आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलायक, है ना। तो फॉर दिस कंडीशन वी विल सपोज दिस इज इक्वल टू नियर अबाउट दिस। वाई, देखो अगर आपके पास 50 करोड़ रुपया है और उसमें अगर आपके पास 10 रुपए कोई दे भी देगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी जो है विलायक के पास इतने ज्यादा मोल थे, उसमें अगर छोटा सा आ भी जाता है तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू छोटा n अपॉन बड़ा n। छोटा n को क्या लिखेंगे, तो छोटा n को लिखेंगे अपन ऐसे P माइनस PS अपॉन P। छोटे n को लिखो आप मात्रा बटे अणुभार और इसे लिखो आप मात्रा बटे अणुभार। थोड़ा आप अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका P माइनस PS अपॉन P और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका छोटा w इंटू बड़ा m बटे छोटा m इंटू बड़ा W। अब वो क्या कह रहा था, अपने से कह रहा था भाई, अपने को निकालना था क्या निकालना था, विलेय के पदार्थ के अणुभार में संबंध निकालना था। तो विलेय के पदार्थ का जो अणुभार है वो आपका छोटा m है। तो यहाँ पर अगर हम छोटे m को देखें तो छोटा m बराबर आ जाएगा छोटा W इंटू बड़ा m बटे बड़ा W और ये हो जाएगा आपका P बटे P माइनस PS। इज दैट क्लियर टू यू? आया समझ में? ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई सिस्टम क्या चल रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम के बारे में लिखेंगे अपन। यहाँ पे देखो छोटा m क्या है, तो छोटा m लिखेंगे कि ये हमारा जो है विलेय के पदार्थ का अणुभार है। क्या है, विलेय के पदार्थ का अणुभार। अगर मैं बात करूं भैया बड़ा m क्या है, तो बड़ा m जो है हमारा विलायक के पदार्थ का अणुभार है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भैया W है छोटा वाला W है आपका विलेय की मात्रा की, कितना हमने विलेय इस पे डाला है, यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। और बड़ा W क्या है, विलायक का द्रव्यमान, कि कितना भैया हमने इसमें विलायक घोला हुआ है या विलायक हमारा कितना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो P आप जानते हैं, तो P है आपका वाष्प दाब किसका, विलयन का, नहीं कहेगा विलायक का, कहेगा विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और PS क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, तो ये आपका विलयन का वाष्प दाब। ठीक, तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो हुई नहीं है, कोई समस्या? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो दूसरे वाले को तो ओवर एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दूसरे वाला का तो आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, पहले वाले को थोड़ा सा मैं व्यवस्थित रूप से लिख दे रहा हूं,
ये आपका पहले वाला था। तो पहले वाली की कहानी क्या थी आपकी कि भाई इसको अपन को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना है, बस और तो कुछ है नहीं। ठीक है, राउल्ट का नियम लिखना है और उसकी सीमाएं लिखनी है व्यवस्थित रूप से। चलो लिखते हैं, हेडिंग लगाएंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे आंसर और हेडिंग लगाएंगे अपन राउल्ट के वाष्प दाब का नियम। राउल्ट का नियम, चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, प्राप्त विलयन के करे रहे हैं, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इतना क्लियर ना। चलिए अब हम लिखेंगे कि भैया ये कहता क्या है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे सुंदर तरीके से लिखते हैं। तो इसने ये बोला कि भाई अगर हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कर देते हैं, यानी P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस, यानी ये हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है और ये हमारा विलेय का मूल प्रभाज है। लिख दो यहाँ पे साइड में कि ये जो है हमारा क्या है, ये यहाँ पर लिख दो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, तो ये है आपका विलेय का मूल प्रभाज। ओके क्लियर हुआ इतना। तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर है, और यही हमारा राउल्ट का नियम है। ठीक है, अब बात आती है भाई हमें क्या करना है कि ये हमने नियम परिभाषित कर दिया। अब ये जो सिंबल इम्बल है इनका नाम और लिख दो। पी क्या है हमारा, पी लिखिए शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और आपका छोटा एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, सॉल्यूट मतलब विलेय। अगर कैपिटल एन की बात करूं तो ये है विलायक के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अब हमें क्या करना है, तो इतना तो हो गया। अब उसकी सीमाएं, तो यहां पर आप लिखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की। ठीक है, अगर आपने को पेज भरने हो ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अपने को लिखना है क्वालिटी, है ना, क्योंकि एग्जामिनर विल चेक क्वालिटी ऑफ कंटेंट, है ना, क्वांटिटी थोड़ी लिखनी है लगे भरे पड़े हो, है ना, कुछ नहीं लिखना इतना फालतू का। ऐसे ही लिखोगे आप बढ़िया नंबर देगा वो, है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 देगा, है ना, एक भी नहीं काटेगा। चलो राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो यह केवल तनु विलयनों के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है, यानी एप्लीकेबल है। अच्छे से देख लो। अब करेंगे अपन दूसरा, यानी ये जो है केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, तनु विलयनों के लिए, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर हम बात करो भैया सांद्र पे काहे नहीं लागू हो सकता, तो अगर हम सांद्र विलयन ले लेते हैं तो वो क्या करता है कि सांद्र विलयन इससे डेविएशन शो करता है। अर्थात ये क्या है कि जो सांद्र विलयन है, डेविएशन मतलब विचलन प्रदर्शित करता है सांद्र विलयन। ठीक है, चलिए अब हम सीमा नंबर 2 लिखेंगे। आई वुड लाइक टू चेंज द कलर। अगला अगर मैं बात करूं तो यहीं से निकाल लूं, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। तो यहाँ पर लिखिए राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। अब मैं बात करता हूं तीसरे बात की, आई वुड ऑल्सो लाइक टू चेंज द कलर। तो तीसरी सीमा लिखो। देखो इसके दौरान जो है अणुओं में संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए, संगुणन और वियोजन हुआ तो कहानी गड़बड़ है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखेंगे जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पर ये लागू नहीं होता, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर बेटा, ठीक है। हाँ, तो जो पदार्थ संगुणित या वियोजित हो जाएंगे उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। चलिए चौथा लिखते हैं। चौथी सीमा कहती है कि भैया अगर तुम्हारा विद्युत अपघट्ट का विलयन चल रहा है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, चलो लिख लो विद्युत अपघट्ट के राउल्ट का नियम। तो विद्युत अपघट्ट के जो विलयन है उन पर राउल्ट का नियम क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। ठीक है, ऐसा अगर आप लिखेंगे चमकदार तरीके से, शानदार, पेपर में इतने कलर नहीं यूज करना, है ना, कि लाल से भी, हरीरे से भी, पीले से भी, है ना, समझ रहे हैं बात को, चमकीले से भी। हाँ, पेपर में आपको एक काला पेन और एक आपको नीला पेन, इतना ही इस्तेमाल करना है ना, इतना भी कलरफुल नहीं लिखना कि काफी ही कलरफुल दिखाई दे। समझ रहे बात को, कि थोड़ा सा उसमें कॉपी में मेन बात ये कॉन्सेप्ट और लाइनें आपकी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, हर लाइन का मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन ऐसे लिख दे कि एक्स्ट्रा भर रहे हैं, है ना,
कि कुछ ऐसा ही लिख रहे हैं कि राउल्ट एक बहुत अच्छा आदमी था, उसने एक बहुत अच्छा नियम दिया था, ऐसा नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। हाँ, क्लियर नहीं इतना? तो आपको ऐसे शानदार तरीके से आपको कॉपी में लिखना है जिससे आपको बढ़िया तरीके से नंबर मिले। अब बताइए, अगर आप इस तरह से कॉपी में लिखेंगे तो आपके नंबर कहाँ कटेंगे? उसने जो जो चीजें पूछी हमने सारी चीजें बताई हैं, तो जितने का क्वेश्चन होगा उतने ही नंबर मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था आपका कि भैया विलयन के वाष्प दाब तथा विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध बताइए। तो ये हमारा विलयन के वाष्प दाब और विलेय के पदार्थ के अणुभार में संबंध हो गया। अगर हम बात करें कि भैया राउल्ट का नियम क्या कह रहा था, राउल्ट का नियम आपसे यही कह रहा है, देखो मैं ये सब पूरी चीजों को एक बार समझा चुका हूं अच्छे से, एक बार और आप समझ लीजिए, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या कहता था कि राउल्ट का नियम ये कहता था, जैसे यहाँ पर आप देखो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, तो राउल्ट का नियम आपसे यही कह रहा है कि विलायक में किसी विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन में जो आपका वाष्प दाब होता है वो उसके क्या है अवनमन के कैसा होता है, बराबर होता है। इतना क्लियर? अब देखो अगर हम बात करें राउल्ट के नियम की, तो ये जो आपका विलायक में जो आपका हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलयन बना, और विलयन का जो अगर वाष्प दाब की अपेक्षिक अवनमन की बात करें तो वो किसके बराबर है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर है। तो हम इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमने लिख लिया। और अगर हम बात करें विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो विलेय का मूल प्रभाज निकलेगा इस तरह से, ये हो जाता है आपका n बटे छोटा n प्लस बड़ा n। मैंने बताया था कि ये विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं, तो विलेय का मूल प्रभाज निकालते हैं जिस चीज का अपन को निकालना है तो उसके मूलों की संख्या ऊपर रहेगी और टोटल वाली नीचे रहेगी। और आगे चलते हैं, तो अगर हम बात करें और आगे, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर इस तरह से हमने देखो यहाँ पर अभी मैं समझा भी चुका हूं कि अगर यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कि आपका n प्लस n, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैपिटल N है वो स्मॉल n की तुलना में बहुत बड़ा है, यानी आपका विलायक बहुत बड़ा है और विलेय आपको बहुत कम है, तो विलेय के मोलों की संख्या आपकी और भी कम होगी इन कंपैरिजन टू विलायक। तो विलायक के मोलों की संख्या आपकी ज्यादा होगी और विलेय के मोलों की संख्या आपकी कम होगी। इसीलिए हमने क्या किया कि उसे हमने नेग्लिजिबल मान लिया यहाँ पर, यानी हम कैपिटल N प्लस स्मॉल n की जगह हम कैपिटल N रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो हम जानते हैं कि भैया जो छोटा n है उसे क्या लिखते हैं कि W बटे m, यानी मूल कैसे निकालते हैं, तो मूल निकालते हैं द्रव्यमान बटे मूलर द्रव्यमान। तो अगर हम विलेय के मूलों की संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मूलर द्रव्यमान, और विलायक के लिए बात करें तो विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मूलर द्रव्यमान। आगे चलेंगे, आगे अगर हम बात करें तो ये जो है आपका सबसे ऊपर चला गया और इन दोनों का गुणा हो गया, तो आ जाएगा आपका छोटा W इंटू बड़ा M, छोटा M इंटू बड़ा W। अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर अगर हम छोटा m की वैल्यू निकालनी, तो छोटा m की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा m यहाँ आएगा और ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम इसके बाद फिर बात करें कि भैया इनका मतलब क्या है, तो जो हमारा छोटा m है वो क्या है, विलेय के पदार्थ का अणुभार है, ठीक है। अगर हम बात करें छोटा W क्या है, तो ये विलेय का द्रव्यमान है, बड़ा M क्या है, तो ये विलायक के पदार्थ का अणुभार है, और आपका कैपिटल W की बात करें तो ये विलायक का द्रव्यमान है, और जो आपका P क्या है, तो P है आपका वाष्प दाब किसका, विलायक का, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। इतना क्लियर?